Now we will see what are the factors which affect the rate of photosynthesis. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो बढ़ती है या कम हो जाती है. इसके लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी. सबसे पहले सेक्स कार्डिनल पॉइंट. एंड द सेकेंड वन इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेक्स कार्डिनल पॉइंट. सेक्स कार्डिनल पॉइंट में उसने 3 पॉइंट बताए किसी भी फैक्टर के लिए जो कि किसी भी फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं. उसके लिए उन्होंने कहा कि वो जो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करता है वो मिनिमम वैल्यू का हो सकता है, ऑप्टिमम वैल्यू का हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू का हो सकता है. मिनिमम वैल्यू मतलब कि उस फैक्टर की वो मिनिमम वैल्यू जिस पर वो फोटोसिंथेसिस की रेट को स्टार्ट करे. जिससे कम होने पर फोटोसिंथेसिस की रेट स्टार्ट नहीं होगी. दैट फैक्टर इज नोन एज मिनिमम फैक्टर. नाम से ही हमें पता चलता है मिनिमम यानी कम से कम. उतना होने के बाद ही वो फोटोसिंथेसिस की रेट को ट्रिगर करेगा. सेकेंड वन इज ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब होता है फेवरेबल. उस कंडीशन पर फैक्टर की उतनी वैल्यू की जिस वैल्यू पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन ऑप्टिमम या बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चल रही है. दैट वैल्यू इज नोन एज ऑप्टिमम वैल्यू. एंड द थर्ड वन इज मैक्सिमम. मैक्सिमम का मतलब कि वह फैक्टर की वह वैल्यू जिस पर और इंक्रीज करने के बाद में उसकी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इट इज शोइंग इट्स मैक्सिमम आउटपुट. दैट इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू. तो कार्डिनल पॉइंट जो थे विच वर गिवन बाय सैक्स, उन्होंने ये बताया कि एनी फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 वैल्यूज. फर्स्ट इज मिनिमम, सेकेंड इज ऑप्टिमम एंड द थर्ड वन इज मैक्सिमम. इसी तरह से हमें ब्लैकमैन ने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए रिलेटेड टू फैक्टर. उन्होंने ये बताया कि कोई भी एक्टिविटी जैसे फोटोसिंथेसिस, इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन 2 और मैनी अदर फैक्टर, देन इन दैट केस जो फैक्टर कम क्वांटिटी में होता है वो उसकी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है. इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए हमें वाटर की भी ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है. दोनों अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो रेट ऑफ रिएक्शन आराम से हो रही है. लेकिन अगर हम वाटर को ज़्यादा कर दें और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम कर दें तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी. तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो लिमिटिंग फैक्टर बन गई. कहने का मतलब ये है कि जब 2 से ज़्यादा ये हमारे पास फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं तो उस केस में जो फैक्टर कम होता है वो हमारी रिएक्शन की रेट का जो किस स्पीड से वो रिएक्शन की रेट चलेगी उसको वो डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है. जैसे वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब तक वो मिनिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचेगा तब तक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी. So this was given by Blackman. That's why it is known as the Blackman's law of limiting factor. अब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं जैसे सबसे पहले लाइट, उसके बाद में हम रख सकते हैं रेडिएशंस, photosynthetically active radiations, then we can take temperature, then we can take carbon dioxide, water, oxygen. इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है किसी भी प्लांट को ये सब बाहर से मिल रही है इसलिए हम इन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर. अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा क्लोरोफिल, देन उसके बाद में internal structure of leaf, then amount of stored food. Let's take them one by one. पहला फैक्टर हम लेते हैं लाइट.
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल एक्स स्पेक्ट्रम। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जिस रेंज में फोटोसिंथेटिक रेज जो ऑब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट, तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज में होती है। तो जो लाइट होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और ये जनरली लाई करती है 400 से 700 nm के बीच में। ये जो रेंज होती है ये कहलाती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो लाइट इंटेंसिटी होती है उसकी जो टाइप होती है वो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। हाईएस्ट जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, हाईएस्ट रेट जो होती है वो लाई करती है रेड कलर में, और सबसे कम या वेरी लिटिल जो होती है वो होगी ब्लू कलर में। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन ग्रीन पार्ट। क्यों? क्योंकि लीव्स जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करती है, वो पूरा का पूरा ही उसको रिफ्लेक्ट कर देती है वापस से। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इनिशियली शुरू में तो फोटोसिंथेसिस जो है उसकी रेट बढ़ जाएगी, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट पर पहुंचने के बाद में उसमें सैचुरेशन हो जाता है और फिर उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के बाद में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड जो इफेक्ट आता है हमारे पास दैट इज टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये भी टेम्परेचर की उसमें रेंज में बहुत वेरी करता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट है जूनिपेरस, ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस को -35 डिग्री सेल्सियस पर भी कर सकता है। तो कुछ ज़ेरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को इवन 55 डिग्री टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं। एक माइनस में और दूसरा प्लस में, इतना वेरी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जनरली टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट द रेंज ऑफ 10 डिग्री टू 35 डिग्री, ये इनके लिए ऑप्टिमम रेंज होती है। इस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। देन थर्ड हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि बहुत कम होती है। कितनी? 0.03%। अब इतनी कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे ही हमारी फोटोसिंथेसिस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ती जाती है और कुछ समय के बाद में वो सैचुरेट हो जाएगी। नॉर्मली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू 1%, बट इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन बियॉन्ड दिस, उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की रेट स्टॉप हो जाएगी। गैसेस एक्सचेंज विल स्टॉप ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। C3 प्लांट्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन 0.05% जो होता है वहीं पर ही बढ़ जाती है, लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 0.03% पर फोटोसिंथेसिस शुरू कर देते हैं। C3 प्लांट्स में 0.05% पर, और अगर C4 प्लांट्स की बात करें तो 0.03% पर ही फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ने लग जाती है। रीज़न हमें पता है कि जो C4 प्लांट्स है इसमें दो तरह की सेल्स होती है और दोनों फोटोसिंथेटिक होती है, दैट इज वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट बंडल शीथ और जो मेसोफिल सेल्स हैं, जबकि C3 प्लांट्स में जो बंडल शीथ है वो एब्सेंट होती है। तो इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो इतनी चाहिए होती है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। हमें पता है वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि वाटर जो होता है इट इज हाइड्रोजन डोनर। यहाँ पर ये हाइड्रोजन डोनर होता है। केवल 1% जो टोटल वाटर होता है प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वही फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज आता है। बाकी का जो वाटर होता है वो पूरा स्टोमेटा से निकल जाता है। तो नॉर्मली वाटर डज नॉट बिकम द लिमिटिंग फैक्टर, बट अगर हम बिल्कुल प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। इन दैट केस फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड एंड इट विल बी। अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें तो इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस।
Chlorophyll is the primary pigment which is related to photosynthesis and it converts the light energy to chemical energy. ये light energy को chemical energy में convert करता है. The rate of photosynthesis increase with the increase in amount of chlorophyll if the other factors remain optimum or do not become the limiting factor. In that case chlorophyll increase करने पर हमारा जो photosynthesis होगा वो भी increase होगा. कब? जब दूसरे factors यहाँ पर inhibiting factor नहीं हो. Then the second is amount of stored food. End products of photosynthesis are stored in the plant cell only. तो अगर वो कंटिन्यूसली जमा होते रहते हैं और यूज नहीं आते हैं, then in that case they decreases the activity of photosynthesis. ट्रांसलोकेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट टू अदर पार्ट अगर हो जाएगा तो वापस फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी. ट्रांसलोकेशन का मतलब लीव्स के अंदर जो भी फूड यहाँ पर बना है ये फूड वापस जब दूसरे पार्ट को पहुँचने लग जाएगा और यहाँ से उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा तब हमारी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी वापस इंक्रीज हो जाएगी. देन द थर्ड केस इज थर्ड फैक्टर विच इज अफेक्टिंग इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. Rate of photosynthesis also depends on the number of stomata. हमें पता है स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका. तो उसकी जो लीव्स है उनकी स्ट्रक्चर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है. हायर द नंबर ऑफ स्टोमेटा and longer the period of their opening it will promote photosynthesis because कार्बन डाइऑक्साइड को आने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा नंबर स्टोमेटा में अवेलेबल रहेंगे, वो ज़्यादा टाइम तक खुले रहेंगे. तो उस केस में हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो इंक्रीज रहेगी. तो ओवरऑल अगर लीफ पर ज़्यादा स्टोमेटा है फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी. अगर लीव्स में स्टोर्ड फूड ज़्यादा समय तक रहता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट में कमी आ जाती है, लेकिन ट्रांसलोकेशन होने पर इंक्रीज हो जाएगा. और सिमिलरली अगर क्लोरोफिल ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्टेड हो जाएगी. इस तरह से प्लांट्स में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जो उसके रिएक्शन की रेट को ट्रिगर करते हैं. पर इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेक्स कार्डिनल पॉइंट और ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए और सेक के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है वहाँ पर अगर सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहते हैं ऑप्टिमम रेंज में तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करता है.